नमस्कार, उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने आगामी 2022 में होने वाला विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि उन्होंने अपने इस फैसले से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया। हरक सिंह रावत ने कहा कि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार को उन्होंने पहले ही अवगत करा दिया था कि वे 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। हरक सिंह रावत ने कहा कि वे राजनीति से संन्यास नहीं ले रहे हैं, वे जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते थे और करते रहेंगे। जनता उनके लिए सर्वोपरि है। और वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने हरक सिंह रावत पर निशाना साधा। कांग्रेस उपाध्यक्ष धस्माना ने इशारों में कहा कि जो अपना घर को छोड़कर जाता है वह दर दर की ठोकरें खाता है। धस्माना ने कहा कि हरक सिंह रावत जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, उनकी करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। उन्होंने कहा कि यदि वो चुनाव नहीं लड़ते तो कांग्रेस को कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली थी। मैं ये पर्सनल पार्टी का निर्णय नहीं कह रहा हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैंने ये निर्णय लिया है कि बाकी कई बार मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। मैंने व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया कि मैं 2022 में चुनाव एमएलए का नहीं लड़ूंगा। और मैं पार्टी हाईकमान के सामने भी, मैंने महामंत्री संगठन अजय जी को भी और पार्टी हाईकमान के सभी लोगों को कहा है कि मैं पार्टी 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। बाकी निर्णय तो उसके बावजूद पार्टी हाईकमान, कई बार क्या होता है कि आपकी बहुत सारी चीज़ें आपका मन नहीं होता है, लेकिन पार्टी के हित में, प्रदेश के हित में आपको अपना निर्णय पीछे हटना पड़ता है और पार्टी के हाईकमान का या प्रदेश के हित में निर्णय बदलना भी पड़ता है। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो अपने घर को छोड़ के जाता है उसकी बाहर इज्जत नहीं होती। दूसरी बात यह है, किसी ने कसम ये भी तो खाई थी, धारी देवी की कसम है, मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो कोई शपथ ही नहीं लूंगा। तो उसके बाद शपथ हुई कि नहीं हुई। अब किसी ने कुछ कहा है, कहने पर राजनीति में कहते रहते हैं लोग, कह करके बदलते रहते हैं लोग। कथनी और करने में बहुत अंतर होता है। कहना अलग है और करना अलग है। क्या बदलने वाले इंसानों में हरक सिंह रावत को मानते हैं? मैं किसी का नाम ले ही नहीं रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किसी ने कहा था कि नहीं कहा था, आपको याद है कि नहीं? 2012 में किसी ने कसम खा करके गंगा जल हाथ में लेकर के कहा था, धारी माता की कसम है, धारी देवी की, और मुख्यमंत्री की शपथ लूंगा, नहीं तो कोई शपथ ही नहीं लूंगा। उसके बाद शपथ हुई कि नहीं हुई, और आज तक शपथ हो रही है। अब कोई कह रहा है कि मैं नहीं लड़ूंगा, तो कोई नहीं लड़ेगा तो हमारी सेहत में क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है, कहने में और करने में अंतर होता है। हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने को लेकर कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर वार किया। आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र सिंह रावत ने हरक सिंह रावत के चुनाव न लड़ने को लेकर बीजेपी की अंदरूनी कलह करार दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके विधायकों का आपस में ही तालमेल नहीं है, जिस कारण हरक सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने इशारों में हरक सिंह रावत को भी आम आदमी पार्टी में आने का न्योता देते हुए कहा कि आने वाले समय में बीजेपी संगठन बिखरने वाला है। ऐसा है कि बीजेपी का जो अंदरूनी कलह है उसकी अब परतें खुलने लगी हैं। जिस प्रकार बीजेपी में मुख्यमंत्री और विधायकों और मंत्रियों में आपस में समन्वय नहीं है, वो साफ दिखाई दे रहा है। अभी पूर्व में बीजेपी के एक मंत्री को पद से हटाया गया है, जिसके चलते वो नाराज हैं, और इस नाराजगी के चलते उन्होंने आज ये कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी कलह को साफ दिखाई दे रही है, और इसका बीजेपी को बहुत आगे आने वाले समय पे नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी में एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है। साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं उनका अपने मंत्रियों के साथ, अपने विधायकों के साथ समन्वय नहीं है। इससे पूर्व भी बीजेपी के एक विधायक ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को
पत्र लिख करके शिकायत की थी कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मैं समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी की जो आपसी फूट है, जो कलह है, उसका द्योतक है और इसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होने वाला है। आगामी होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव की स्थिति में नहीं है। आगे की रणनीति विधान दल मंडल के नेता द्वारा तय की जाएगी और प्रीतम सिंह ने कहा कि बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए राज्यसभा चुनाव उनको ही लड़ना है। आपने कहा कि राज्यसभा का चुनाव आ रहा है। कांग्रेस के पास जो संख्या है विधायकों की वो मात्र 11 है और 11 विधायकों के आधार पर जो है हम राज्यसभा का चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा का चुनाव लड़े। हम क्या करेंगे इसके लिए हमारी विधानमंडल दल की जो नेता हैं प्रतिपक्ष की, वो बैठक बुला करके तय करेंगे। कोरोना वायरस को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोला। प्रीतम ने कहा कि राज्य में बीजेपी सरकार के आने के बाद प्रदेश विकास दर में सबसे निचले पायदान पर चला गया। प्रदेश में लगातार युवा बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं और उन्होंने कोरोना को लेकर भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में लगातार कोरोना के मामलों में वृद्धि हो रही है। अस्पतालों में कोई भी सुविधाएं सरकार की ओर से नहीं की जा रही, जिसके कारण मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। से डबल इंजन की सरकार बनी है तब से इस प्रदेश के अंदर उत्तराखंड जो है सबसे निचले पायदान पर है। चाहे बेरोजगारी का आंकड़ा ले लीजिए, उसमें भी सबसे निचले पायदान पर है और कोरोना में जो मृत्यु दर है उसमें भी सबसे निचले पायदान पर है और टेस्टिंग में भी सबसे निचले पायदान पर है और जो टेस्ट लिए हैं उसमें जो बैकलॉग है उसमें सबसे निचले पायदान पर है। तो सरकार कहीं अगर कार्य करती हुई दिखाई देती तो समस्याओं का समाधान होता। सरकार तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दे रही है। आज कोरोना के नाम पर जिस तरीके से प्रदेश के अंदर जो सरकारी अस्पताल है, वो जो व्यवस्थाएं हैं, वो बहुत ही जो है अच्छी व्यवस्था नहीं कह सकता मैं, बहुत ही निम्न स्तर की व्यवस्थाएं हैं। लेकिन सरकार देखे तब ना, तब व्यवस्थाएं ठीक हो। कड़े कानूनों के बावजूद भी देश में महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामलों में कोई भी कमी नहीं आई है। आए दिन ससुराल पक्ष की ओर से विवाहिताओं को प्रताड़ित करने के कई मामले सामने आते हैं और ऐसा ही एक मामला लक्सर की आदर्श कॉलोनी का है, जहां सुनीता नाम की एक विवाहिता ससुराल पक्ष की प्रताड़ना का शिकार हुई और पिछले 8 महीनों से प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है। विवाहिता का आरोप है कि उसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को कानून के रखवालों का एक एक करके सबका दरवाजा खटखटाया, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। कानून के रखवालों की अनदेखी के चलते सुनीता अब टूट चुकी है और अब वह अपनी जीवन लीला को खत्म करने के बारे में सोच रही है। पीड़ित विवाहिता के भाई का कहना है कि उसकी बहन के ससुराल वाले उसके दोनों बच्चों को भी जबरन छीन कर ले गए और उन्हें लगातार धमकियां भी दे रहे हैं। वो लोग पुलिस प्रशासन पर भी कार्रवाई न करने का दबाव बना रहे हैं। शादी को मेरी शादी 2012 में हुई थी और मेरी शादी के बाद मेरे साथ पैसे मांग करते रहे। मुझे बहुत मारपीट हुई। मारपीट के बाद मुझसे मेरे बच्चे भी छीन लिए। अब मैं 8 साल हो गए, मैं बहुत परेशान हो गई और 8 महीने मेरा कोई केस वगैरह कहीं नहीं हो रहा है। हमने एसएसपी साहब तक चले गए, हर तरह से चले गए, लेकिन कहीं भी कोई भी कार्रवाई मेरी नहीं हो रही है। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे न्याय मिले। मैं कहाँ जाऊँ भटक भटक के? मुझे कहीं से कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर मुझे पास कुछ नहीं होगा तो मेरे पास एक ही रास्ता रह जाएगा कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं हर तरह से हार चुकी हूँ सर। मैं 8 महीने मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करूँ? कार्रवाई नहीं हुई। हमें यहाँ ठोकरे खाते फिर रही है। हमारी कोई कोई सुनाई नहीं हो रही है हमारी। उनके जो फैमिली में जो कुछ दो उनके फैमिली में जो हैं वो उच्च अधिकारी हैं, वो हर जगह से प्रेशर बना रहे हैं हमारे ऊपर। हम भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं और यहाँ भी उच्च अधिकारी को बोल दिया कि कहीं से कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हम दुखी हो गए। हम SSP के यहाँ गए, DGP के यहाँ, सबको उन्हें भेज रखे, हमारी कोई सुनाई नहीं हो पाती। सरकार के आश्वासनों के बावजूद भी किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही,
जिससे किसान बेहद परेशान है। सितारगंज में पिछले 4 दिन से धान को लेकर बड़े किसानों का धान सरकारी क्रय केंद्रों पर ना तोले जाने व मंडी में ना बिकने पर आज किसानों के सब्र का बांध टूट गया। गुस्साए किसानों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रशासन के आश्वासन के बाद किसान शांत हुए। गया था आरब साहब के पास, उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कि तत्काल आप वहाँ जाइए और समस्या का समाधान करिए। मैं आया हूँ और अभी मैं राइस मिल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी उनसे बात कर रहा हूँ और बहुत जल्दी एक काम शुरू कराया जाएगा। चक्कर में आए हैं, मैंने उनसे सब कह दिया है कि मैं तुम्हारी मिल में आ रहा हूँ, वहीं बैठ के बात करूँगा और उनको भी वो करूँगा, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि साहब इसमें कुछ ऐसे तत्व है कि जो अनाप गाली गलौज करते हैं, ये करते हैं। जो राइस मिल जो आदमी हुई है, जब उनसे बात करूंगा तब पता चलेगा कि बात क्या है। जो यहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने अवगत कराया कि मंडी में आज कच्चे आड़तियों की खरीद बंद है, इससे शुद्ध होकर वो धरने पे बैठे हैं। आरएफसी सर से भी बात हुई, आरएफसी सर ने डिप्टी आरएमओ साहब को यहाँ पे भेजा है। डिप्टी आरएमओ साहब कच्चे आड़तियों से वार्ता करेंगे या जो भी उनकी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो अमल में लाई जाएगी। तो जैसे अनुसार कार्यवाही हर किसी के पक्ष में अथवा विरुद्ध में होगी। तो तुरंत मैम अभी होगी चालू। अब आए हैं, खरीद करवाना खाद्य विभाग का काम होता है, वो इसको देखेंगे और जो भी कार्यवाही होगी वो करवाएंगे। गंगा के सफाई अभियान को लेकर रुड़की सिविल लाइन में आज स्पर्श गंगा के कार्यालय का उद्घाटन मेयर गौरव गोयल और भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने किया। इस अवसर पर भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि मां गंगा भारतीय संस्कृति की प्राचीनतम पहचान है और इसकी सुरक्षा व इसको स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। वहीं मेयर गौरव गोयल ने कहा कि माता गंगा शहर के बीच से जाती है और ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है और इसकी सफाई अभियान जोरों शोरों से चलाया जाएगा। कार्यालय का उद्घाटन आज यहाँ बोट क्लब पर गंगा किनारे हुआ और बहुत अच्छा कार्यालय यहाँ पर खुला इससे, और जो हमारे प्रधानमंत्री का मिशन है कि नमामि गंगे और गंगा जो हमारी साफ हो, इसमें और गति प्रदान होगी और तेज़ी मिलेगी। आजकल वैसे ही रुड़की में गंगा नहर जो है बंद है, सिंचाई विभाग ने बंद कर रखी है, इससे पानी इकट्ठा हो रहा है और डेंगू का लार्वा बढ़ने की उम्मीद है। तो हम लोग इसमें सफाई अभियान जो है वो चलाएँगे। कल सुबह 10 बजे का टाइम रखा है, कल सुबह गंगा सफाई अभियान चलाया जाएगा जिसमें सैनिटाइजेशन और गंगा की सफाई करी जाएगी। तो ये अभियान स्पर्श गंगा की टीम द्वारा और पूरे शहरवासी द्वारा चलाया जाएगा। माँ गंगा के स्वच्छता अभियान के निमित्त संस्था है स्पर्श, सारे भारत के अंदर कार्यक्रम चलता है। इसलिए रुड़की में क्योंकि गंगा माता शहर के बीच से जाती है तो हमारा सौभाग्य है। इस संस्था का आज कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन है और निश्चित रूप से गंगा को साफ रखने में करते हैं, इसके लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। कल कोई कार्यक्रम रखा गया है निगम द्वारा गंगा स्पर्श के माध्यम से? हाँ, इनका गंगा स्पर्श का कार्यक्रम है और नगर निगम उसमें सहयोग करेगा, हमारे कर्मचारी सहयोग करेंगे सैनिटाइजिंग, डेंगू घाट की सफाई से। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण अभियान के विरोध में विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला जलाया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय किशोर ने सरकार के अभियान की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार अतिक्रमण के नाम पर त्योहारों के समय पर व्यापारियों को प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस व्यापारियों के साथ है और उनकी हर परेशानी में उनका साथ देगी। फसलों को नेस्ता नाबूद करने का काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में सरकार के पुतले फूके गए हैं और सरकार को चेताने का काम किया गया है कि इस सीजन में, त्योहारी सीजन में जिस तरीके से अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है, इस काम को तुरंत इसको बंद किया जाए और अगर ये बंद नहीं होगा तो कांग्रेस लगातार इस पर अपना आंदोलन जारी रखेगी। कांग्रेस हर समय किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लालकुआं कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान 61 नशीले इंजेक्शन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। इस युवक के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उसकी पहचान धर्मेंद्र गंगवार पुत्र हरिद्वारी लाल निवासी पश्चिमी घोड़ा नाला बिंदुखत्ता के रूप में की गई है। द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर नशे के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके संबंध में हमारे द्वारा स्मैक आदि या शराब के विरुद्ध काफ़ी कार्रवाई की गई हैं। कल धर्मेंद्र गंगवार नाम के एक व्यक्ति से
61 इंजेक्शन बरामद हुए जिससे वो नशा करते थे और इसके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। देखिए, हमने हर चौकी क्षेत्र में इसमें टीम बना रखी है, लोगों से फीडबैक लिया जा रहा है, उनके द्वारा जो सूचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसको लगातार हमारे द्वारा काउंसलिंग की जा रही है। हर और स्कूलों में जा कर इसमें अवेयरनेस किया जा रहा है, पंपलेट बांटे जा रहे हैं जिससे नशा मुक्त हो सकें और इसमें संबंध में कोई अगर सूचना प्राप्त हो रही है हमारे द्वारा उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्याज के आसमान को छूते दामों के चलते आम जनता की रसोई से प्याज गायब होता नजर आ रहा है। अगर देहरादून की बात करें तो इस समय प्याज की दरें 80 से 90 रुपए प्रति किलो है, जो आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने जहां लोगों का बजट बिगाड़ दिया है, वहीं लोगों का मुंह का स्वाद भी खराब कर दिया है। वहीं निरंजनपुर मंडी के सचिव विजय थपलियाल ने बताया, हर साल दक्षिण भारत के राज्यों से प्याज की सप्लाई होती है, लेकिन इस बार नासिक, बेंगलुरु और तमिलनाडु में ज्यादा बारिश होने के कारण फसल काफी बर्बाद हो गई, जिस कारण प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। और उन्होंने कहा कि भारत सरकार के निर्देशानुसार ईरान से भी 25,000 मीट्रिक टन प्याज का आयात शुरू हो चुका है, जिससे कि कुछ राहत भी मिल सकती है। कि जैसे अमूमन हर वर्ष होता है कि जो दक्षिण भारत के जो हमारे राज्य हैं, जो बेसिकली जहाँ सबसे ज़्यादा प्याज होता है, आपका नासिक हो गया, बेंगलोर हो गया और तमिलनाडु, इन राज्यों में काफ़ी बारिश हुई और बारिश के कारण फसल वहाँ काफ़ी बर्बाद हो चुकी है। इस वजह से इसके रेट बहुत ज़्यादा हाइक हो गए हैं और जो इसमें पीक मौसम था प्याज प्रोडक्शन का, उस के कारण क्या हुआ कि सारी हमारी जो फसल है बर्बाद हो गई है। क्योंकि फिलहाल तो अलवर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों से जो है प्याज की आपूर्ति होगी और साथ ही साथ जो भारत सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार जो हम विदेशों से, ईरान से भी प्याज का आयात शुरू हो चुका है, लगभग 2500 मीट्रिक टन आयात हो चुका है और मुझे लगता है जो नई फसल है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, तो उसके कारण प्याज के रेट फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगे। गदरपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने किसानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। महाजन ने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं किसानों ने भी उन्हें प्रताड़ित किए जाने का खुलासा किया है। पार्टी के जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने जो कृषि अध्यादेश के रूप में 3 काले कानून लाए हैं, उसका ये दुष्परिणाम है। इस समय मंडी व्यवस्था उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ये खरीद सरकारी माध्यम से खरीद हो रहा है और आप जो 20 रुपए की बात कर रहे हो, मैं आपको ये बता दूं, इसके अंदर जो कहानी चल रहा है वो 250 से 300 रुपए प्रति कुंटल चल रहा है। इस समय वो जो मिल वाले से जो किसानों का धान वो खरीदते हैं, मिल वाले वो जो 1800 साढ़े 1800 जो रेट है सरकारी इन लोग ने जो बनाया, उससे 250 से 300 रुपए प्रति कुंटल कम लेते हैं। उसमें वजन में हेरफेर करके आपका वो चेक सरकारी रेट में बनाया जा रहा है। ये आड़ती तो कहना गलत होगा, जो मिल और जो खरीद करने वाले जो सरकारी तंत्र है, इनके बीच में ये पैसा 250 से 300 रुपए बढ़ रहा है और किसानों में बहुत बड़ा आक्रोश है। और माल तुल्ला कुछ नहीं तुल्ला, खाली माल स्टॉक तुमदा नहीं बनना और की बैठे कदे बारदाना कोने से कदे आ चीज बनी। व्यवस्था किवें दिए थे? व्यवस्था सही है, बंदा तो सही है, कोई दिक्कत लड़ाई दंगा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। खाली ना माल जांदा पे नंदा ते ना माल तुल्ला। दिन बारे की 100 कुंटल माल तुल्ला की तुल्ला 100 भी नहीं तुल्ला इतना, खाली में से 100 को तुल्ला होना बड़ी घाटा। मगरू माल चक्कन का ना दिक्कत है सब थोड़ी, माल चक्का जावे स्टॉक ना बिल्कुल नहीं मना करता, ना 14 ना 26 तो खत्म। बताएं तो समस्याएं इतनी है कि गिनी नहीं जाएंगी। ये जो हमारे 121 वैरायटी है और 47 है, हमने तुलवाए हैं यहाँ पे धान और ये हमें कॉमन की पर्ची दे रहे हैं। डे में 20 रुपए का अंतर है प्रति कुंटल। जो कांटे वाले हैं उन्हें पता होगा, सचिव साहब हो गए, एडीओ साहब हो गए, उन्हें पता है। ये तो बहुत यहाँ किसानों की परेशानी तो खत्म हो ही नहीं सकती यहाँ। TR14 एक डेयरी आई थी, वो इन्होंने मना कर दिया कि हमारे जियो में है नहीं, तो वो तुलेगी नहीं। वो 5-6 दिन बाद हमें यहाँ पे उठानी पड़ी। तुलाई बहुत कम हो रही है यहाँ पे।
मतलब वो नाम मात्र हो रही हैं कि दिन में 100 कुंटल तुल जाए कि पब्लिक की नज़रों में आए कि कांटा लगा हुआ है। 10-10 दिन हो गए ढेरी पड़ी हैं, तुल नहीं हैं। धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते दुर्गा पूजा की रौनक थोड़े असर जरूर पड़ा है। दिनेशपुर क्षेत्र के 7 स्थानों में दुर्गा पूजा आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली और नगर का भ्रमण करते हुए रामबाग स्थित छठ पूजा घाट से भाखड़ा नदी का जल लाकर मंदिर में स्थित मुख्य घट में चढ़ाया। पुरोहित के दिशा निर्देशों के अनुसार महिलाओं ने मां दुर्गा के 9 रूपों को नव पत्रिका रूपी विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच कदली वृक्ष में स्थापित किया। मुख्य उद्देश्य जो है हमारा वो माँ की पूजा का है और माँ की पूजा में जो विधि विधान के साथ जितने भी कार्यक्रम होते हैं मंदिर प्रांगण में किया जाएगा और संध्या के समय आरती का कार्यक्रम है। उसके तुरंत बाद माँ के भजन का प्रोग्राम है और सिर्फ माँ के भजन और गीत यहाँ पर गाए जाएंगे। देहरादून में नवरात्रों की धूमधाम देखने को मिल रही है और आज अष्टमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने महागौरी का पूजन किया और साथ ही मां भगवती का स्वरूप माने जाने वाली कन्याओं को घर बुलाकर उनकी भी पूजा अर्चना की। महागौरी की पूजा से सुख समृद्धि मिलती है और श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। बसपा के प्रदेश महामंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह ने उत्तराखंड की भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसानों को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया है और पिछले 5 सालों से गन्ने की फसल की दुर्गति हो रही है और इस बार धान की फसल को लेकर भी किसानों की हालत बेहद खराब है। हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने उनके साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं। समस्याओं को लेकर के बहुजन समाज पार्टी भी अब मुकर हो गई है। उत्तराखंड में जिस तरह किसानों की दुर्गति हो रही है, हर रोज धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, खासकर धान की फसल को लेकर के। अब इस मसले पर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महामंत्री चौधरी राजेंद्र सिंह, जो पहले जिला पंचायत का नेतृत्व भी कर चुके हैं और किसानों से अच्छी तरह वाकिफ है। उनसे बात करेंगे किस तरह से आगे क्या है उनका प्लान। तो साहब, जिस तरह से अभी किसानों को लेकर के जो मामले सामने आ रहे हैं, खासकर धान की फसल को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से एक तो मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में या देश में, उसका किसान से कोई दूर तक वास्ता नहीं और वो उन्होंने सरकार में आने के बाद सिद्ध किया है। 6 साल में गन्ने की जो दुर्दशा मूल्य के हिसाब से हुई है वो कभी किसी सरकार में नहीं। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि आज धान की पैदावार के बाद बिक्री के लिए किसान जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि धान सरकारी केंद्रों पर किसान की मदद से नहीं खरीदा जा रहा, बल्कि जो उनके बिचौलिए हैं, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे उनके विभाग के अधिकारी हो, वो खरीद फरोख्त कर रहे हैं अपने मनमाने ढंग से। आज अगर तहसील में जाओगे तो नकल के लिए भी किसानों को लाइन में लगना पड़ रहा है और बहुत बुरी तरह लूट खसोट हो रही है। और कई कारण ऐसे हैं, चूँकि मैं किसान हूँ, नारसन ब्लॉक का रहने वाला हूँ, और ये सत्यता है कि कुछ अधिकारी जो वहाँ से टोल के हिसाब से, नकल के हिसाब से, उसके कोटे के हिसाब से धान खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी सप्लाई वहाँ के क्रेशरों में, सेलर में अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं। अच्छा, इसके जीते जागते सरकार ने दावा किया है कि किसान कहीं भी अपनी जो नया कृषि कानून बना गया, जो बिल कानून में तब्दील हो गया है, उसे लेकर के क्या वो कहीं खरा नहीं कर रहा? वो इसलिए खरा नहीं है कि यहाँ छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं। जो किसान की एक ट्राली धान की नहीं है, वो फिर किस आधार पर लेकर जाकर दूसरे प्रदेश में, उसकी मजबूरी है। धान का भाव सरकारी 1800 रुपये, लेकिन 1300 रुपये सेलरों में बेचने को मजबूर है। अच्छा, तो बहुजन समाज पार्टी अब किस तरह से इसमें किसानों का साथ देगी, क्या है आपकी देगी? देखिए, साफ बात है, बहन जी के नेतृत्व में जब भी यूपी में सरकार आई है, गन्नों के दूसरी फसलों के विशाल तोड़ वृद्धि हुई है और मेरा बहुत मजबूती के साथ ये दावा है कि आने वाला 2022 का चुनाव है, बगैर बहन जी के नेतृत्व के सरकार नहीं बनेगी। और जो खामियां दिखाई दे रही हैं
हम सब लोग मिलकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और किसानों को उनका हक दिलाने का काम बहन जी के नेतृत्व में करेंगे। हर दुख का समाधान कराएंगे, दुख का समाधान करेंगे। खासकर किसानों को लेकर के बात की है और साफ तौर पर कहा भी है कि यदि सरकार ने अपनी हालत नहीं सुधारी तो आने वाला समय इनके लिए घातक साबित होगा और 2022 में बहुजन समाज पार्टी के बिना उत्तराखंड में भी कोई सरकार नहीं बन सकेगी। साथ में इन्होंने दावा भी किया है कि उनकी सरकार आने के बाद किसानों के दुख दर्द दूर किए जाएंगे। जसवीर सिंह, जगह 24 न्यूज़, लखनऊ। हल्द्वानी शहर वासियों के लिए अच्छी खबर है। तराई केंद्रीय वन विभाग प्रभाग के चीड़ डिपो के बीच 150 बीघा जमीन पर कैंपा योजना के तहत एक विशाल पार्क बनाने की तैयारी की जा रही है। शहर के लोगों के लिए ये पार्क बेहद अद्भुत होगा और बच्चे भी इससे बेहद आकर्षित होंगे। और ये कैंपा फंड से बनाया जाएगा। सेंट्रल डिवीज़न हल्द्वानी में चीड़ डिपो में स्थित लगभग 150 बीघा में ये पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसमें लगभग मैं समझता हूँ कि एक 3 किलोमीटर का एक वॉकिंग स्पेस मिलेगा आदमी को और साथ ही इसमें चिल्ड्रन पार्क बनेंगे। साथ ही इसमें चिल्ड्रन की एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्टिविटीज़ करने के लिए भी स्थान होगा। तो इसको एक भव्य और खूबसूरत बनाएंगे। जो लोग उस पार्क में विजिट करेंगे और उसमें जाएंगे तो कहीं न कहीं वो वनस्पति के भी नज़दीक आएंगे। काशीपुर के मोहल्ला शिवनगर में अचानक अज्ञात कारणों से बंद घर में धुआं उठने पर हड़कंप मच गया। मोहल्ले वासियों ने मकान मालिक को सूचित कर घर के बाहर लगी खिड़की तोड़कर जब अंदर पहुंचे तो अंदर कमरे में आग लगी हुई थी। आग को करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों द्वारा बुझाया गया और बताया जाता है कि दिसंबर महीने में इस घर में शादी भी थी। वाले बात गए थे भैया, उन्होंने बताया शोरूम पर जाकर दुकान पे। इसमें आपका कितना नुकसान हो गया, क्या क्या चल गया? भैया इसमें हमारा 2-2.5 लाख रुपए का नुकसान है और बाकी बेड, एलईडी वगैरह चेयर वगैरह सब जल गया। उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहे Check 24/7 न्यूज़।